हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री में एग्जिट ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई संधि से कौन सा देश बाहर हो सकता है? ऑप्शंस है हमारे पास यूनाइटेड किंगडम, रशिया, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या है। और इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला है रशिया इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मान रहा संधि की, इसलिए वो इस संधि से बाहर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। कौन संधि से बाहर जा रहा है? यूएसए। यूएसए की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर जा रहा है। और उन्होंने बोला है 6 मंथ का उन्होंने नोटिस दे दिया है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे वेदर दे विल आउट और इन। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी। इन्होंने अनाउंस किया है ये इस संधि से बाहर जाएंगे, क्योंकि इनका देश के लिए जो टर्म्स है और रशिया के लिए जो टर्म्स है वो सेम है, मगर रशिया इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मान रहा, इसलिए वो इस संधि से बाहर जा रहे हैं। अभी ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। और यूएसए ने ब्लेम किस पे लगाया है? रशिया पे। रशिया पे उन्होंने ब्लेम लगाया है। चलिए देखते हैं एक बार ओपन स्काई ट्रीटी है क्या। ओपन स्काई ट्रीटी को लागू किया गया था 1 जनवरी 2002 को। और इसके पार्टिसिपेंट मेंबर्स और कंट्रीज कितनी है? 35 पार्टिसिपेंट मेंबर्स और कंट्रीज हैं। इसमें होता क्या है, एक पार्टिसिपेंट कंट्री दूसरी पार्टिसिपेंट कंट्री के अंदर अपने अनआर्म्ड जासूसी जहाज़ों को भेज सकती है। और वहाँ पे भेजने के बाद वहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही है उनको चेक कर सकती है। ये इस ओपन स्काई ट्रीटी का मकसद था। और इसमें पार्टिसिपेंट कंट्रीज ही एक पार्टिसिपेंट कंट्री दूसरी पार्टिसिपेंट कंट्री में भेज सकती है। जो पार्टिसिपेंट कंट्री इसकी नई मेंबर है वो वहाँ पे जहाज अपना नहीं भेज सकती। ना तो वहाँ से कोई जहाज भेजा जाएगा और ना ही वहाँ से कोई जहाज रिसीव किया जाएगा। ये इस संधि की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी। इसको प्रपोज किया गया था 1955 में और साइन किया गया था इस संधि को 1992 में। और ये आई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 2002, ये 2002 से लागू की गई थी। और जो मेन कंट्रीज और कॉन्टिनेंट हैं इसके मेंबर, चलिए देखते हैं। वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, इसके मेन मेंबर हैं। और रशिया इसका एक कंट्री है फ्रॉम एशिया और यूरोप, क्योंकि रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में है और कुछ पार्ट उसका एशिया में है। और ये इंटायर टेरिटरी ओपन रहेगी फॉर ऑब्जर्वेशन, मीन्स कोई भी कंट्री, एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने सर्वेलेंस जहाज को भेज सकती है और वहाँ पे जाके जो गतिविधियाँ हो रही है उसको चेक कर सकती है। और यूएसए ने ब्लेम किया है जो रशिया है, रशिया इस संधि की टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मान रहा, जिसकी वजह से वो इस संधि से बाहर जा रहे हैं। और इस संधि को लागू करने के लिए वो एक नई ट्रीटी, एक नई संधि ला सकते हैं, अथवा यदि उनको इस संधि में रहना है तो रशिया को इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को मानना होगा। इस वजह से वो इस संधि से बाहर जा रहे हैं। ये हो गई बात हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। अभी चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हु इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान? ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग, त्साई इंगवेन, कोवेन जी और ली चिंग। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखते हैं अभी ताइवान है कहाँ पे। ताइवान है ये वाला, इसको बोलते हैं हम ताइवान। ताइवान कंट्री के नेबर कंट्रीज कौन कौन सी है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड फिलीपींस, ये इसकी नेबर कंट्रीज है। चलिए देखते हैं अभी इसकी पूरी डिटेल क्या है। इसका आंसर है त्साई इन वैन ने प्रेसिडेंट हो गए ताइवान के। और इन्होंने एक और डील की है यूएसए के साथ 180 मिलियन की। ये हम आपको डिटेल में बताएंगे यूएसए ने इस कंट्री के साथ डील क्यों की है। चलिए उससे पहले जानते हैं हम ताइवान। ताइवान क्या है इसका ऑफिशियल नेम? ऑफिशियल नेम है इसका रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका ऑफिशियल नेम रहेगा। नेबर कंट्रीज है, वो नेबर कंट्रीज कौन कौन सी है? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान, फिलीपींस एंड साउथ कोरिया, ये इसकी कुछ नेबर कंट्रीज हैं। और इसकी कैपिटल है तैपई और इसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। चलिए अभी देखते हैं
चाइना बोल रहा है ताइवान उसकी एक स्टेट है, मगर ताइवान खुद को एक कंट्री के रूप में पेश कर रहा है। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल क्या है। वाई चाइना क्लेम्स, चाइना क्यों क्लेम कर रहा है ताइवान उसकी स्टेट है? चाइना ताइवान को अपनी एक स्टेट कंसीडर कर रहा है और इन्होंने एक प्रपोजल भेजा था ताइवान को। ये रहा चाइना और ये रहा ताइवान। ताइवान को एक इन्होंने प्रपोजल भेजा था, हम एक नेशन और टू सिस्टम्स पे काम करेंगे, जहाँ पे दोनों के पास प्रेसिडेंट होंगे, मगर ये देश एक ही कहलाएगा, वो होगा चाइना। मीन्स ये चाइना ही कहलाएगा, मगर सिस्टम प्रेसिडेंट दो होंगे। मगर ताइवान ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था। चलिए इसकी पूरी डिटेल देखते हैं, चाइना क्यों इसको बोल रहा है अपनी स्टेट और ताइवान क्यों इसको अपना एक नेशन बोल रहा है। 1930 में एक कोल्ड वार हुई थी दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पूरे चाइना में, और वहाँ पे क्या हुआ था, एक पार्टी थी नेशनलिस्ट और सेकंड थी कम्युनिस्ट। नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। और 1949 में युद्ध हो रहा था उनके बीच में, नेशनलिस्ट पार्टी ने जीत लिया था। और उन्होंने क्या किया, पूरा जो चाइना था उसमें से जो बड़ा पार्ट था चाइना का, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। देखते हैं अभी, ये हो गया चाइना और ये हो गया ताइवान। चाइना पे राज कर लिया नेशनलिस्ट ने और ताइवान पे हो गए कम्युनिस्ट। उसके बाद ताइवान को एक कंट्री का रूप दे दिया गया। मीन्स चाइना का जो बड़ा हिस्सा था वो चला गया नेशनलिस्ट पार्टी के पास और छोटा हिस्सा चला गया कम्युनिस्ट पार्टी के पास। 1980 में चाइना ने एक रूल निकाला, यदि कोई भी कंट्री ताइवान को एक कंट्री के रूप में कंसीडर करेगी तो हम उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे। उसके बाद मोस्टली वर्ल्ड कंट्रीज ने इसको एक स्टेट के रूप में लेना शुरू कर दिया और उसके बाद चाइना ने भी ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया ये हमारी एक स्टेट रहेगी। अभी क्या हुआ, जो था यूएसए ने क्या किया, एक डील कर ली 180 मिलियन की, किसके साथ, ताइवान के साथ। कितने की 180 मिलियन डॉलर की। उसके बाद क्या हुआ, ये क्यों की गई, क्योंकि अभी जो कोविड-19 के कारण एक मतभेद, एक डिस्प्यूट पैदा हो गया है चाइना और यूएसए के बीच में। तो यूएसए इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ताइवान के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया है और यूएसए का इस स्टेप के साथ चाइना इसके लिए अग्रेसिव हो गया है और अग्रेसिव होने के साथ दोनों कंट्री के बीच में मतभेद और बढ़ गए हैं। चलिए ये होगी बात ताइवान की। ताइवान के बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल क्रिएट माइग्रेशन कमीशन? प्रवास आयोग कौन सा राज्य बनाएगा? ऑप्शन है हमारे पास केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात और वेस्ट बंगाल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये रहा कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश ने ये न्यू कमीशन बनाया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आदित्यनाथ जोगी जी उत्तर प्रदेश के कौन है, मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जोगी जी। चलिए इसकी अब डिटेल देखते हैं, इसकी पूरी डिटेल क्या है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, आदित्यनाथ जोगी जी। और इन्होंने अनाउंस किया है माइग्रेशन कमीशन बनाने के लिए। ये क्यों अनाउंस किया गया है, उनकी स्टेट के कुछ वर्कर्स थे जो वहाँ के रेजिडेंट थे, वो क्या कर रहे थे, वो अदर स्टेट में जाके अभी काम कर रहे थे और वर्क कर रहे थे। मगर अभी क्या हुआ, कोविड-19 की सिचुएशन पैदा हो गई। इसके वर्कर्स जो थे वो वापस आ रहे हैं यूपी में। वो क्या कर रहे हैं, अभी वापस आ रहे हैं यूपी में फ्रॉम अदर स्टेट्स। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जहाँ पे बेरोजगारी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, तो इसको लेके उन्होंने एक माइग्रेशन कमीशन बनाने के लिए बोला है। जो वर्कर्स बाहरली स्टेट से हमारी स्टेट में वापस आ रहे हैं उनके लिए हमने क्या करना है, एक माइग्रेशन कमीशन बना के उनको जॉब प्रोवाइड करनी है। इस कमीशन के अंडर इस कमीशन का मेन काम रहेगा और उनका क्या काम रहेगा, इंश्योर करना हर किसी व्यक्ति को, हर किसी माइग्रेंट वर्कर को उसकी जॉब मिले उसकी स्किल के अकॉर्डिंग, जो काम उसको आता है उस काम के अकॉर्डिंग। और इसके लिए उन्होंने उनको इंश्योरेंस भी ऑफर की हुई है।
उनका इंश्योरेंस बीमा भी इसके अधीन किया जाएगा। ये होगी बात हमारे माइग्रेशन कमीशन की। वो कौन बना रहा है? वो बना रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट माइग्रेशन कमीशन बना रहा है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री डिक्लेयर दैट देयर विल बी नो डिले इन डिलीवरी ऑफ राइफल? किस देश ने घोषणा की राइफल की डिलीवरी में कोई देरी नहीं होगी? ऑप्शंस है हमारे पास फ्रांस, जर्मनी, यूएसए और चाइना। जब बात करें तो अभी हमारी डील किसके साथ हुई है राइफल की, चलिए देखते हैं। ये रहा फ्रांस, इसका आंसर है फ्रांस कंट्री, ये रही। इनके साथ भारत के साथ डील हुई थी राइफल विमानों की। कितने की और कितनी डील हुई थी, कितने विमान है, चलिए वो डिटेल देखते हैं अभी। फ्रांस इसका आंसर था और 2016 में एक डील हुई थी भारत के बीच में और फ्रांस के बीच में। कितने विमानों की? 36 विमानों की फ्रांस ने डिलीवर करने हैं। 36 विमान इन द एंड ऑफ 22 तक, 2022 तक फ्रांस ने 36 विमान भारत को डिलीवर करने हैं। ये डील की गई थी। और इन्होंने जो फर्स्ट विमान था वो डिलीवर कर दिया गया था 1 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद मई और अप्रैल में इन्होंने 3 विमान और डिलीवर करने थे। वो एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एमओयू हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में, उसके अकॉर्डिंग ही ये उस पर काम करेंगे। और चलिए देखते हैं राइफल की डिटेल क्या है। राइफल की डिटेल की बात करें तो इसका नेचर क्या है, कहाँ पे ये बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं फ्रांस में। और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है फ्रांस में? वो है डिसॉल्ट एविएशन, इसका मैन्युफैक्चरर है जो विमान बनाता है। कौन से? राइफल। और राइफल की जो फर्स्ट फ्लाइट की गई थी वो की गई थी 1 जुलाई 1986 में। मीन्स 1986 में ये विमान बन के तैयार हो गया था। उसके बाद इसमें बहुत सी मॉडिफिकेशन की गई और उसके बाद इसको भारत के साथ जो डील हुई है उस डील के अधीन लाया गया। और इसके जो इंजन है ट्विन इंजन है, मीन ये 2 इंजन वाला विमान होगा। और इसकी जो वेपन की रेंज होगी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, हम आगे आपको बताएंगे। जो इसकी स्पीड रहेगी वो रहेगी अप्रोक्सीमेटली 1400 किलोमीटर पर आवर। जो एजेक्ट स्पीड है वो है 1389 किलोमीटर पर आवर। और इसमें एक और सुविधा आ रही है, वो आ रही है जे एक विमान एयर में ही अपने दूसरे विमान को रिफ्यूलिंग कर सकता है। मीन्स उसको पेट्रोल दे सकता है। जे इस विमान की कुछ खासियतों में से एक खासियत है। यदि टारगेट की बात करें, टारगेट को 300 किलोमीटर दूर से भेज सकता है। एयर को 100 किलोमीटर स्पीड से जो विमान इसके एनिमी विमान है दूर जा रहा है उसको भेज सकता है। और इसकी और खासियत की बात करें तो ये 8 टारगेट एक ही समय पे भेज सकता है। ये कुछ इसकी फीचर्स है राइफल विमान के। इसके बाद हम जानते हैं फ्रांस की डिटेल क्या है। फ्रांस की डिटेल चेक करते हैं। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस एक यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री है और इसका ऑफिशियल नाम है फ्रांस रिपब्लिक और इसकी कैपिटल है पेरिस। और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है फ्रेंच। और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो इन्होंने अपना बहुमत खो दिया है पार्लियामेंट में। इनके जो 7 एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने रिजाइन करके अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी बना ली है। उसके बाद वहाँ पे बहुमत खोने के बाद इलेक्शन के द्वारा चांसेस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है एडवर्ड फिलिप। और जहाँ पे जो करेंसी यूज़ की जाती है वो है यूरो। और पार्लियामेंट में लॉस होने के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट अभी नए इलेक्शन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी कब होते हैं और कौन से नए प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पद्मश्री अवार्डी हॉकी प्लेयर डाइड? किस पद्मश्री पुरस्कारी हॉकी प्लेयर का निधन हुआ है? ऑप्शंस है हमारे पास ध्यानचंद, कुंवर दिग्विजय सिंह, बलवीर सिंह और जयपाल सिंह मुंडा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बलवीर सिंह। बलवीर सिंह जी को एक और नाम से जाना जाता था, वो था बलवीर सिंह सीनियर। और इनकी डेथ हुई है 95 की एज में। और ये 3 बार ओलंपिक टीम के मेंबर रह चुके हैं जिन टीमों ने भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और 1956 में ये उस टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं।
और ये मैनेजर थे 1975 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था हॉकी में, ये उस टीम के मैनेजर थे। और ये फर्स्ट हॉकी प्लेयर थे जिन्होंने पद्म श्री अवार्ड जीता था, फर्स्ट हॉकी प्लेयर टू गेट पद्म श्री अवार्ड। और इनका एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अभी तक किसी से नहीं टूटा, वो था 1952 में अगेंस्ट हॉलैंड, और ये था सबसे ज़्यादा गोल करने का अवार्ड ओलंपिक हॉकी फाइनल में। और ये इन्होंने गोल किए थे, 5 गोल्स किए थे उस मैच में अगेंस्ट हॉलैंड 1952 में, जो अभी तक अनबीटेबल है, अभी तक किसी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं है। और अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय योजना? राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शन है हमारे पास छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। और इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने ये योजना शुरू की है। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ पे है। ये रहा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। और छत्तीसगढ़ के बाद हम पूरी डिटेल देखते हैं इस योजना की क्या डिटेल है। इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में योजना शुरू की गई है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना के अधीन 19 लाख फार्मर को बेनिफिट दिया जाएगा। कितने का? 5700 करोड़ का। और ये दिया जाएगा 4 इंस्टॉलमेंट में, 4 किस्तों में। उनमें से एक किस्त को अभी प्रोग्रेस में है। कितने की? 1500 करोड़ की, 1500 करोड़ की एक किस्त अभी प्रोग्रेसिव में है। और ये दिया जाएगा डीबीटी के थ्रू। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले क्या होता था, स्टेट अनाउंस करती थी, उसके बाद एक मेंबर था जो लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसके बाद दूसरे लेजिस्लेटिव मेंबर को दिया जाता था। उसके बाद क्या होता था, वो जाता था डिस्ट्रिक्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट के पास जाने के बाद वो जाता था पंचायत के पास, पंचायत से वो जाता था उस किसान के पास। इसमें से पैसा कहाँ कहाँ गायब हो गया किसी को कुछ पता नहीं चलता था। अभी क्या किया, स्टेट ने सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया उनके अकाउंट में, जिसका पूरा बेनिफिट किसान को मिलता है। इनमें से कोई भी इसके बीच में नहीं आता। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम इसकी पूरी डिटेल छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ स्टेट बनी थी 1 नवंबर 2000 को, और इसकी कैपिटल है रायपुर। और इसमें जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो है 28। और जहाँ के सीएम है भूपेश बेगवाल जी, और गवर्नर है उड़िया उके। और इस पे जो रूलिंग पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। वाइड एशियन बफेलो इसकी स्टेट एनिमल है। और स्टेट बर्ड है इसका हिल मैना। और भाषा जो बोली जाती है जहाँ पे वो है छत्तीसगढ़ी और हिंदी जहाँ पे भाषा बोली जाती है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और छत्तीसगढ़ ने क्या किया, एक योजना लागू किया है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रीज एयरक्राफ्ट लैंडेड इन टर्की आफ्टर 13 ईयर्स? 13 साल के बाद किस देश का विमान तुर्की में उतरा? ऑप्शन है हमारे पास यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल और जर्मनी। चलिए इसका आंसर देखते हैं अभी। इसका आंसर है इजराइल। और इजराइल का विमान अभी उतरा है आफ्टर 13 ईयर्स इन टर्की। टर्की में वो 13 साल के बाद उतरा है। ये पहले लास्ट टाइम गया था 2007 में। उसके बाद इजराइल की एयरक्राफ्ट कंपनी है वो कौन सी है? ML इजराइल एयरक्राफ्ट कंपनी है इजराइल की। और ये उतरा क्यों है? इसने अमेरिका के लिए मेडिकल फैसिलिटी लेके जानी थी। मेडिकल्स और इक्विपमेंट्स ऑफ मेडिसिन, ये दोनों चीज़ें लेके जानी थी अमेरिका के लिए। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा इस्तांबुल मीन्स टर्की से न्यूयॉर्क के लिए। चलिए ये बात हो गई किसकी? टर्की के विमान की। इसके बाद हम आगे देखते हैं इजराइल और टर्की को। इजराइल की बात करें तो जहाँ के प्रेसिडेंट हैं रूवेन रेवलिन, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू। और कैपिटल है यहाँ की इजराइल की जेरूसलम। और जो भाषा बोली जाती है वो है हेब्रू। हेब्रू भाषा यहाँ पे बोली जाती है। और इजराइल की जो करेंसी है वो है न्यू शेकल। न्यू शेकल इजराइल की करेंसी है। टर्की की बात करें तो टर्की के प्रेसिडेंट हैं रिसेप टाइप। तो यहाँ की कैपिटल है अंकारा।
और जहाँ की जो सबसे बड़ा शहर है वो है इस्तांबुल, और जहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है टर्किश, और जहाँ की करेंसी है टर्किश या, ये यहाँ की करेंसी है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फॉर जॉब प्लेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट पर्सन्स। किस राज्य ने महिला कैदियों की नौकरी के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस है हमारे पास पंजाब, केरला, राजस्थान और गुजरात। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है यहाँ पे, ये कौन सी राज्य है? ये है राजस्थान। राजस्थान ने साइन किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है? एग्रीमेंट विद टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसपे दोनों पार्टीज एग्री होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी, तो उसको बोलते हैं हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। इसका आंसर राजस्थान, और राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। इन्होंने MOU साइन किया हुआ है किसके साथ? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, फॉर जॉब प्लेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट पर्सन्स। महिला कैदियों को नौकरी देने के लिए इन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग किसके साथ? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। जल्दी से जल्दी इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। इसके बाद आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।